मैंने 12th करी है और मुझे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अगर मुझे करियर स्टार्ट करना है चुनना है तो मुझे क्या स्कोप्स हैं? देखिए फिजियोथेरेपी बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें कोई ऐसा लिमिटेड एक्सपोजर स्कोप नहीं है। डेली लाइफ में देखें तो आपके पास आप इतने सालों से कंसल्ट कर रहे हैं तो आपके पास किस तरह के पेशेंट्स अब ज़्यादा आने लगे? बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है नेक पेन, लो बैक एरिया, लो बैक पेन भी ज़्यादा हो रहा है। मेनली हाउस वाइफ्स में कुछ मसल टाइटनेस है, पीरिफॉर्मी सिंड्रोम में कब कन्वर्ट हो जाए ये भी पेशेंट्स को पता नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है। और फिर हमें ये लगता है कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की क्या ज़रूरत है। बच्चों को तो कभी फिजियो की नीड नहीं पड़ती थी। और नॉर्मोसिस पास है लेकिन बच्चा बहुत डरा हुआ है। हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फुटवेयर से ही आपका राइट लेफ्ट शिफ्ट होता है। लेडीज गर्ल्स हाई हील्स वियर कर रही हैं। हाई हील्स हमने वियर किया हुआ है। देखिए आपका एंकल फुली क्या किया, आपका पेल्विस है उसको एंटीरियर टिल्ट कर लिया। एंटीरियर टिल्ट करने के बाद स्पाइन आपका पीछे चला गया, नेक आगे चला गया। उससे पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज कर दिया है। रेयर केस में हम सुनते थे कभी कभार कि मुझे सर दर्द हो रहा है, बट अभी क्या है हर रोज डिफरेंट टाइप के पेशेंट आ रहे हैं तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पेशेंट के लिए टफ हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि हेडेक है कौन सा, ये क्यों हो रहा है मुझे, वो कंफ्यूज हो जाता है पेशेंट। हो सकता है सीट डिस्टर्ब हुई हो, कुछ उसका ड्यूरेशन की कमी लगी हो। अपने आप से डिसाइड करके नहीं बैठना, नहीं तो आपको दूसरी सर्जरी के लिए भी था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गीता अरोड़ा जी, जो कि एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं और 16 ईयर्स से फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट क्लिनिक प्लस ऑनलाइन कंसल्टेशंस लेते हैं एंड ये डॉक्टर्स के साथ भी काम कर चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज की हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आ चुके हैं और कैसे फिजियोथेरेपी हमारे लिए एक एड ऑन जो है हमारी लाइफ के लिए है, और फिजियोथेरेपी क्या है, क्यों हमें ज़रूरत है, किस तरह के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कैसे हमारा लाइफ रूटीन है, डेली लाइफ रूटीन है, उसको उसमें चेंजेस लाके हम कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में हम इनसे बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हेलो सर। तो मैम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी जो हमारे जो मेडिकल के अदर प्रोफेशंस हैं उनसे अलग कैसे है और क्यों आज के टाइम ये ज़रूरी हो गया है। देखिए फिजियोथेरेपी एक ऐसी ब्रांच है जो आपका एक एक्टिविटीज और डेली लिविंग को इम्प्रूव करती है। हाँ, बेड रिडन पेशेंट से कैसे उसको अपने नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल पे लाना है, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट ही करता है। हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसी ब्रांच है, इसमें आपका इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी प्लस मैनुअल थेरेपी, ये सब इसमें टेक्निक्स यूज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कि पेशेंट को क्या नीड है। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि आपको पेन रिलीविंग मोडालिटीज़ की ज़रूरत है या फिर आपको स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है या फिर आपको कहीं भी मसल इम्बैलेंस हो रहा है, उसमें आपको मैनुअल थेरेपी की भी नीड है। तो डिपेंडिंग क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपिस्ट जो है आप ट्रीटमेंट जो है डिसाइड करता है। मेनली फिजियोथेरेपिस्ट मसल्स के ऊपर देखिए काम करता है। वो पहले देखता है कि कहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है मसल का, कहाँ पे स्ट्रेंथनिंग की नीड है, कहाँ पे वीकनेस हो रही है, कहाँ पे स्ट्रेचिंग्स की नीड है। और इम्बैलेंस क्रिएट करने जो भी आपका बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट डिसाइड करता है। स्ट्रेन है, आपका स्ट्रेन है, आपका कहीं भी पोस्ट ऑपरेटिव केसेस है, ये सब एक फिजियोथेरेपी ब्रांच में ही आते हैं जो आफ्टर द पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है। आपका रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करना है वो भी फिजियोथेरेपिस्ट करेगा। आपका मसल का जो ब्रीविंग जीरो है, 0 से 4 में कैसे लेकर आना है, ये भी एक फिजियोथेरेपिस्ट ही करता है। तो दैट ऑल इंक्लूड्स इन द फिजियोथेरेपी कॉलेज। दैट इज अ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और मास्टर्स भी आप इसमें रहता है, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। जो डिफरेंट ब्रांच में अलग अलग रहती है, लाइक ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जरी। स्पेशलाइजेशन हो जाता है वहाँ पे। तो फिर अभी जैसे डेली लाइफ में देखें तो आपके पास आप इतने सालों से कंसल्ट कर रहे हैं तो आपके पास किस तरह के पेशेंट्स अब ज़्यादा आने लगी? देखिए आजकल के सिनेरियो में जो मेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और वर्किंग शेड्यूल कैसा है, सिटिंग मेनली जॉब्स जो मेरा आपका सिटिंग है, तो नेक पेन ज़्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलता है। प्लस आपका नेक पेन आजकल ऐसा नहीं है कि जो वर्क अर्निंग का सिटिंग जो है उन्हीं में ही मिल रहा है। आजकल बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है नेक पेन ड्यू टू स्क्रीनिंग टाइम। ज़्यादा मोबाइल यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं वो बच्चे, गेम्स पे ज़्यादा फोकस उनका है, तो स्क्रीनिंग टाइम की वजह से भी नेक पेन ज़्यादा हो रहा है। प्लस लो बैक एरिया, लो बैक पेन भी ज़्यादा हो रहा है मेनली हाउस वाइफ्स में ड्यू टू मसल वीकनेस। और प्लस उनका सिटिंग ज़्यादा बढ़ गया है सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। प्लस उसमें साथ में लो बैक एरिया अगर आप ट्रीट नहीं करवा रहे, अगर आप उसको सही से आप उसको नहीं, आप उसमें एक्सरसाइजेस प्रॉपर कर रहे, सही से फिजियो नहीं ले रहे, वही चीज़ आपकी कब कन्वर्ट हो जाती है शैटिका में, नर्व कंप्रेशन आपका हो जाता है। उसमें फिर आपके साथ में थोड़ा सा भी दूसरी आपकी
कुछ मसल टाइटनेस है, पीरिफॉर्मी सिंड्रोम में कब कन्वर्ट हो जाए ये भी पेशेंट्स को पता नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही हैं ड्यू टू ओवर डेट ओएज जो आपका है ऑस्टियोआर्थराइटिस। एल्डर लोगों में पहले देखने को मिलता था, आजकल ये अबव 30 की एज में भी देखने को मिल रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। स्टार्टिंग में उसका ग्रेड कम रहता है, ग्रेजुअली ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है अगर आप लोग इसको ट्रीट नहीं करवा रहे। जो मेनली पेशेंट का अवेयरनेस भी नहीं है, कि पेशेंट को पता भी नहीं लगता, उसे लगता है कि जनरल पेन हो रहा है मेरा, ऐसे ही ऑयल लगाने से ठीक हो जाएगा, प्लस लाइकली मुझे उसमें कोट पैक लूँगा मैं ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कब कन्वर्ट हो जाता है आपका दूसरे ग्रेड्स में पता नहीं लगता। तो यही आपका जो आजकल लेडीज़ है हाई हील्स वियर कर रही हैं, उनका फुटवियर प्रॉपर नहीं होते, उसकी वजह से हील पेन ज़्यादा आ रहा है। और जो आजकल थोड़ा सा अवेयरनेस ज़्यादा होने की वजह से क्या है, अभी डायग्नोसिस ज़्यादा हो गया है कि आर्चीज ही मेनली बच्चों में भी नहीं है, कुछ कुछ लेडीज़ में नो आर्च है या फिर आर्च ही नहीं है, उसकी वजह से भी हील पेन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पेशेंट जनरली आता है, होता है हमें हील पेन हो रहा है, तो देखते हैं हम उसका फ्लैट फुट ही हो रहा है, उसका आर्च ही नहीं है। तो प्रॉपर गाइडेंस से हम उसे प्रॉपर आर्च देते हैं। हील पेन कैसे उस पर किस वजह से हो रहा है वो देखते हैं पहले, और मसल टाइटनेस की वजह से हो रहा है, किसी पेशेंट को मसल टाइटनेस की वजह से है, किसी को आर्चिस नहीं है उसकी वजह से है, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट की क्या है। और बाकी माइग्रेन ज़्यादा है पेशेंट्स को, माइग्रेन प्लस आपका वर्टिगो है, उसमें डायग्नोज ही नहीं कर पा रहा पेशेंट। दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे आपका वर्टिगो के पेशेंट में आपका फ्रंट आपका हेडेक होगा, ओसिपिटल पे भी आपका हेडेक होगा, माइग्रेन में भी डिफरेंट एरिया में आपका हेडेक होगा, दोनों में पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन दोनों का मेनली जो रीजन रहता है डिहाइड्रेशन, उसमें पेशेंट डिहाइड्रेट ज़्यादा रह रहा है, एक्सीडेंटली लाइफस्टाइल है, स्किनी टंग ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, लैक ऑफ स्लीप, ये सब ज़्यादा है, तो इसी वजह से ज़्यादा हो रहा है। तो एथलीट्स भी हैं, काफ़ी पेशेंट दूसरे भी आजकल आ रहे हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट ज़्यादा हैं आपके। विदाउट एनी स्ट्रेचिंग, विदाउट एनी स्ट्रेंथनिंग पेशेंट एकदम से स्पोर्ट्स में निकल जाते हैं। बैडमिंटन खेला, क्रिकेट खेला, जनरली खेल रहे हैं, एकदम से आपको स्ट्रेन आ गया, उसके बाद एकदम से ही इतना ज़्यादा पेन आया कि पता लगा कि मेनिस्कल टीयर हो गया ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेचिंग, ड्यू टू लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथनिंग। तो ये सब पेशेंट आजकल ओपीडी में ज़्यादा है। होता क्या ना कि स्टार्टिंग में से थोड़ा बहुत पेन हुआ या कुछ भी हुआ तो हम खुद से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और फिर हमें ये लगता है कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि फिजियोथेरेपी के पास जाने का एक है ना मिथ है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया इन लोगों में, वो क्या है कि वहाँ जाएंगे, वो 2-4 मशीनें लगाएंगे, थोड़ा सा बस एक तो एक्सरसाइज कराएंगे जो हम भी कर सकते हैं, और हम आ जाएंगे बस। उसके बाद तो वो 1-2 दिन जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। हाँ, ये मिथ है और अवेयरनेस की भी कमी है, देखिए दोनों चीज़ें हैं। तो उसमें क्या है आपका, देखिए नॉर्मल अगर नी जॉइंट पे पेन होगा, हाँ नी जॉइंट पे पेन होने के बाद पेशेंट जनरली क्या करते हैं, तो लगा कि ऐसे ही पेन हो गया, या तो मैंने ओवर कुछ कर लिया, या मैंने बैडिंग कर लिया ज़्यादा, या सिपिंग कर लिया, उस वजह से मुझे पेन आ गया है। तो खुद से ही रीज़न ढूंढकर वो घर पे ही होम पैक लगा लेगा, ऑयल अप्लाई कर लेगा। हाँ, हो सकता है उनसे मसल्स रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा पेन भी रिलीफ हो जाए, तो उसे लगा धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे वो नॉर्मल लाइफस्टाइल में आपको होता है ये सब लगाने से थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उसके बाद वो अपना जैसे भी उसका काम जो भी है, सिटिंग जॉब है या फिर स्टैंडिंग का ज़्यादा वो करते रहे, तो जो ड्यूरिंग जब उसका पेन स्टार्ट हुआ तो मसल वीकनेस उसकी हुई है। अगर उसने उसको बिल्कुल टेम्परेरी पेन रिलीफ कर लिया, लेकिन वो मसल वीकनेस को वो ठीक नहीं कर पाया, ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगा, उसमें पेशेंट है वो, फिजियोथेरेपिस्ट या कोई डॉक्टर तो है नहीं वो। उसके बाद क्या बताऊँ, मसल वीकनेस ग्रेजुअली बढ़ के ओवर कंपनसेशन के साथ दूसरी मसल्स भी साथ में वीकनेस करती है। वीकनेस होने के बाद क्या है, धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइटनेस होगा मसल्स का। टाइटनेस होने के बाद क्या है, आपकी वो मसल्स जॉइंट्स के सराउंडिंग है। देखिए जब मसल्स में पेन आ रहा है, टाइटनेस है, तो जॉइंट को भी ग्रेजुअली इफेक्ट करेंगी, फिर आपकी जॉइंट में पेन होगा। स्टार्टिंग में आपका जो धीरे से आपका पेन स्टार्ट हुआ, पेन के बाद आपका स्टीफनेस स्टार्ट, दूसरा सिम्टम स्टार्ट हो जाएगा, फिर रेंज ऑफ मोशन कम होगा, तो ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो आपकी प्रॉब्लम जो है कब आपकी ओए में कन्वर्ट हो जाती है, आपको पता भी नहीं लगता कि आपकी जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गया। तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ पेशेंट को, जैसे आपके सिम्टम स्टार्ट हुए हैं, स्टार्टिंग से ही ये ना सोचती कि हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए कि मैम ये पेन हो रहा है, प्लीज़ हमें बताइए क्यों हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। अभी पेशेंट के अकॉर्डिंग अब फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करेगा कि उसे क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, मुझे किस मसल की स्ट्रेंथनिंग करवानी है। तो फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस के अंडर आप जाइए, पूछिए क्या एक्सरसाइज की मुझे नीड है, क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं, वो आप करिए। ये है कि प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है कि आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि अगर आपने जस्ट एक बेसिक ऑब्जर्वेशन किया, थोड़ा बहुत नेट से रिसर्च कर लिया, उसके बेस पे आप स्टार्ट हो गए, थोड़ा रिलीफ मिल गया, बट वो टेम्पररी है, कल को दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरी है, प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है, ताकि वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट आपको मिले। तो वैसे जैसे देखा जाए, ठीक है, ये आपने सही कहा कि आज के टाइम मतलब मोबाइल का यूसेज बढ़ गया है और सीकिंग जॉब्स ज़्यादा हो गई हैं, वो भी है। वैसे अगर रूटीन में देखा जाए तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कैसा एक्सरसाइज या क्या चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं, मतलब उसको हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जॉब हम छोड़ नहीं सकते हैं, मोबाइल आज हम छोड़ नहीं सकते हैं, बट हम क्या चीज़ ऐसा मतलब मैनेज करें, कैसे इन चीज़ों को मैनेज करें कि जो है हम मतलब फिजिकली हमें ज़्यादा दिक्कतें ना आए, या हम ये बोल सकते हैं कि जो ये इश्यूज हमें हो रहे हैं, मतलब जो इम्पैक्ट है इन चीज़ों का, वो थोड़ा कम हुआ हमारे। काफ़ी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन कैसे है। जैसे सिटिंग जॉब है, सिटिंग जॉब में कंटिन्यू आपको सिटिंग करना है, हाँ। तो थोड़ा-सा जैसे आपको आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट की क्या कंडीशन है उसकी और कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी में उसे पेन है, थोड़े से माइल्ड स्ट्रेचेज़ उससे नेक पेन के करने चाहिए। जो भी नेक के स्ट्रेचेज़ हैं, वो सब परफॉर्म करे। थोड़ा-सा 1 टू 2 मिनट्स के लिए थोड़ा-सा वॉकिंग कर ले वो, और थोड़ा-सा अपना डिहाइड्रेशन के ऊपर भी फोकस करे कि मुझे डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा पानी भी पिए साथ में। और पोस्चर के लिए और आप इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू सिटिंग में क्या करना है आपको, एक फुट रेस्ट ज़रूर अपने फुट के नीचे रखना है। उससे क्या रहेगा, आपका फुट थोड़ा एलिवेट रहेगा। एलिवेट होने के बाद क्या है, आपका सर्कुलेशन इससे ग्रेजुअली बेटर होगा। तो इससे जो सिटिंग जॉब के जो माइनस पॉइंट रहते हैं, जो आपको कॉम्प्लिकेशन होने वाली है इन फ्यूचर, इससे थोड़ा प्रिवेंशन हो जाएगा। प्लस थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं, चाहे आपके स्ट्रेचेज हैं बैक एक एरिया के, आपके नेक स्ट्रेचेज हैं, आपकी लोअर लिंक के स्ट्रेचेज हैं, आपकी फुट रेस्ट है, ये सब आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें, तो ये आपकी कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगी। ये सब चेंजेस आप कर सकते हैं। लाइक हाउस वाइफ्स के लिए है जो बिल्कुल ही जिनका कंटिन्यू जिन्हें काम करना है, उन्हें ये सब प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। लाइक आपका प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करना चाहिए, हाँ, कि 1.5 आवर तक वो खड़े ही हैं, किचन में काम किए जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आप ये कर सकते हैं कि किचन में आप एक लो हाइट का स्टूल रख लीजिए, कुछ काम आप बैठ कर कीजिए, कुछ काम आप खड़े होकर कीजिए, हाँ। कंटिन्यू सिटिंग और कंटिन्यू स्टैंडिंग ये सब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, हाँ। और कंटिन्यू आप अपने ओवर स्ट्रेन ना देकर मसल्स को बीच बीच में ब्रेक लेकर, इंटरवल लेकर काम करिए। कुछ कुछ आपकी एक्सरसाइजेज हैं जो डेली, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल किसी प्रोफेशंस में है, उन सबको ये एक्सरसाइजेज, कुछ एक्सरसाइजेज या बेसिक जो मोबिलिटी एक्सरसाइजेज है, आपकी एक्टिव मूवमेंट्स है, ये सब करनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा सर्कुलेशन बेटर हो जाता है और आपके जो सिटिंग जॉब के, स्टैंडिंग जॉब के जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में मतलब क्या चेंज? आप अपनी लाइफस्टाइल में देखिए वॉकिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। वॉकिंग एक आपका ऐसा नहीं है, पर ये इसको हम एक्सरसाइज में इंक्लूड करेंगे, लेकिन वॉकिंग से क्या है, एक आपका मोबिलिटी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बेटर हो जाएगा। इट्स इनफ, आपका 40 मिनट्स की वॉकिंग करते हैं, बेटर है। वॉकिंग भी आपका देखिए, एक नॉर्मल कंक्रीट जो आपका फ्लोर है उसके ऊपर कर रहे हैं, और एक हम बिल्कुल आपका जो मंडी सॉइल जो फ्लोर है उसके ऊपर कर रहे हैं, ग्रासी लैंड पे कर रहे हैं। तो काफ़ी डिफरेंस होता है दिनों में। एक कंक्रीट पर क्या रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपके जॉइंट्स पे कंटिन्यू जो है आपका प्रेशर पड़ेगा। थोड़ा सा जो है उसमें वियर एंड टियर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। एक हम सोयल ग्राउंड या फिर ग्रासी लैंड पे कर रहे हैं, उसमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा और मसल्स को थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आपकी फुट की जो इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं वो ज़्यादा यूज़ में आती हैं। तो आपका जो वियर एंड टियर होने के चांस जो ग्रासी लैंड प्लस आपका मंडी सॉयल बुका फ्लोर रहता है उसमें थोड़ा कम रहते हैं। तो इट्स बेटर, जो आजकल आप देखेंगे इतनी टेक्निक्स एडवांस हो गई हैं, आपका रबर प्लस सिंथेटिक ग्राउंड आजकल हो गए हैं वॉकिंग के लिए। मेनली जो आज की डेट में जो पार्क्स जो बन रहे हैं उसमें सिंथेटिक आपके ग्राउंड्स हो गए हैं, जिसमें आप देखेंगे रबर लाइक फीलिंग आएगी जब आप उसके ऊपर वॉक करेंगे। तो जॉइंट्स में एक आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ज़्यादा नहीं लगेगा, उसमें वियर एंड गियर होने के चांस भी उसमें कम लगेगी, और आपका जो एक टायर्ड होती है मसल्स आपकी वॉकिंग करते हुए, उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आप टायर्ड थोड़ा लेट होंगे, जॉइंट्स पे आपका कम इफेक्ट पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप ग्रासी लैंड मडी सॉइल आप फ्लोर पे आप वॉक करिए, सिंथेटिक फ्लोर पे वॉक करिए, तो उससे आपका जो एक आपका वियर एंड टियर के चांस कम हो जाएंगे। हाँ, तो आप वॉकिंग इंक्लूड कर सकते हैं अपने वर्कआउट पर। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट का, हर ह्यूमन बीइंग का एक नेचर अलग रहता है। किसी को वर्कआउट जो है
एक्सरसाइज के तौर पे पसंद आता है, किसी को वॉकिंग पसंद आता है, प्लस किसी को एक नॉर्मल बैठे बैठे मुझे योगा ही करनी है, थोड़ा सा सीडेंटरी टाइप से पसंद आती है कि मुझे यही एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है। आपको जो भी पसंद है आप वो करिए, चाहे आप आप मोबिलिटी एक्सरसाइजेज में आप अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप अपना ग्रेजुअली आप उसे इंक्रीज करके स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसे वॉकिंग में ही आप इसे अपने आप को इमर्ज करिए आप। तो ये सब आप कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आती है, किस वर्कआउट को आप कंटिन्यू कंसिस्टेंट वे में कर सकते हैं, तो इसको अपने लाइफस्टाइल में आप इंक्लूड करिए। स्विमिंग भी एक बहुत अच्छा एक वर्कआउट होता है जिसमें आपकी ओवरऑल फुल बॉडी की जो मसल्स होती हैं आपकी स्ट्रेच होती हैं, आप पूरी बॉडी की मसल्स को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आपको आपकी अपर लिम्ब की मसल्स है, आपकी लोअर लिम्ब की मसल है, प्लस आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं उसमें बहुत अच्छे से यूज़ होती हैं। तो काफ़ी केसेस में देखा गया है, जो आपके डिस्क बंच के केस हैं, किसी को लो बैक एरिया में पेन है, या फिर किसी का नी बेंडिंग प्रॉपर नहीं हो रहा, हम उन्हें स्विमिंग सजेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें फोर्स उसमें लगाना है। नी बेंडिंग की रेंज कम बढ़ जाती है स्विमिंग करते हुए, पेशेंट को खुद नहीं पता लगता, बहुत हैप्पीली वो बोलता है कि मेरा स्विमिंग के बाद ये चीज़ बेटर हुई है। कुछ पेशेंट में ये भी देखा गया है कि मुझे वर्कआउट नहीं करना, मुझे वॉकिंग नहीं करना, वो स्विमिंग करते हुए ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। तो उनका मैंने देखा कि लो बैक एरिया भी उनका जो पेन है काफ़ी कम हो जाता है। तो डिपेंडिंग आपको कौन सा वर्कआउट पसंद है, आप किस वर्कआउट को कंसिस्टेंट वे में कर सकते हैं, आप उस चीज़ को इंक्लूड करिए। प्लस आप चेंज कर करके भी वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। मसल्स को आप बिल्कुल सोने मत दीजिए, उसे दबा कर रखिए, सर्कुलेशन को आप बेटर करके रखिए अपने, तो इट्स बेटर, आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। मैंने भी कहीं सुना था कि मसल्स एक ऐसी चीज़ है जिनको आप यूज़ नहीं करोगे तो खराब हो जाए। यस, उसको रिहेबिलिटेट करना होता है, आप उसे सोने मत दीजिए, जगा दे रहिए आप। तो जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर, तो ऑर्डिनरी जो पेशेंट्स आते हैं या फिर जैसे आर्मी, नेवी या फिर स्पेशल स्पोर्ट्स वगैरह से आते हैं, तो मतलब क्या ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस रहता है या सेम तरह का ट्रीटमेंट रहता है सबका? डिपेंडिंग हो द कंडीशन थोड़ा सा ट्रीटमेंट वेरी करता है। देखिए, एक एथलीट है आपका, नेवी पर्सन है, और एक बिल्कुल फिटनेस फ्रीक वाला पेशेंट है जिसको फिटनेस का बहुत एक नशा रहता है, तो उनकी ऑलरेडी मसल्स इतनी स्ट्रेंथनिंग होती हैं, थोड़ा सा पेन रिलीफ करने के बाद हम डायरेक्ट ही उनका वेट कप प्लस स्ट्रेंथनिंग पे आ जाते हैं। तो हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम वेट कप हम थर्ड डे यूज़ करें या फोर्थ डे यूज़ करें, इनका मतलब विल पावर ज़ीरो है। तो हमें ग्रेजुअली ट्रीटमेंट को बढ़ाना पड़ता है दूसरे पेशेंट में कंपैरेटिवली। एथलीट्स और जो फिटनेस फ्रीक हैं उसमें हम वन डे का थोड़ा सा आपका इन्फ्लेमेशन प्लस पेन कम करके हम वेट कप प्लस स्ट्रेंथनिंग का थायराइड में बहुत जल्दी बहुत इजीली आ जाते हैं। तो उनका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन नहीं कम हो जाता है क्योंकि उनका ऑलरेडी मसल इतनी स्ट्रेंथन होती है, तो हमारे एफर्ट्स एक्टिव है। या हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते इतना। लेकिन जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ आई है, नॉर्मल थोड़ा सा आपका दूसरा पेशेंट है जिसने कभी एक्सरसाइज ही नहीं की, उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसकी पहले तो हमें मसल पावर 1 से हमें 4 में लाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। नॉर्मल हम एक्सरसाइज उनको मोबिलिटी एक्सरसाइज पहले एक्टिव मूवमेंट पैसिव मूवमेंट असिस्टेड पे आते हैं, ग्रेजुअली में वेट कप दिया जाता है। तो इतने में थोड़ा पेशेंट भी सोचता है कि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लग गया, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी मसल पावर पहले क्या थी और हम कहाँ से उनका क्या लेकर आए हैं। तो डिपेंडिंग मज़ा जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन में आ जाता है, आपका नॉर्मल पेशेंट का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, आपका टीट्स का कम ड्यूरेशन में ही पेशेंट बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग उसकी हो जाती है। थोड़ा इनमें जैसे होप का भी डिफरेंस रहेगा ना, नो ऑर्डिनरी जो है वो थोड़ा होपफुल नहीं होता है, मतलब उसको एक्सरसाइजेज का बेनिफिट्स उसको इम्पोर्टेंस या फिर एक लालच नहीं होता है कि मेरे को ये उसके लिए प्रेशर अ पर्सन फील होता है उसको एक्सरसाइज। हाँ, एग्जैक्टली, उसे ये नहीं पता, उसे थोड़ा सा ना एक अवेयरनेस का भी एक उसमें इशू रहता है। एक एथलीट होगा, उसे हमें एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और एक नॉर्मल जो पेशेंट आया हमारे पास, उसे हमें थोड़ा सा बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि अगर आप ये एक्सरसाइजेस करेंगी तो आपको ये तो इम्प्रूवमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। और जब तक उसके पास उसे प्रूफ नहीं मिलता, उसे समझ में नहीं आती ये चीज़ें कि हमें ये एक्सरसाइज करनी है, उसे लगता है कि हाँ पेन ठीक हो गया, इट्स ओके, बस मेरा ख़त्म हो गया काम, मुझे अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसे अगर ये चीज़ समझ में आ जाए कि पेन रिलीफ के बाद फिजियोथेरेपिस्ट को मसल को भी स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेंथन होने के बाद री इंजरी के चांस कम हो जाएंगे, अगर ये चीज़ें समझ में आ जाए पेशेंट को, तो वो इजीली इन चीज़ों को करेगा, तो उससे री इंजरी होने के चांस कम हो जाते हैं। लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिले। पहले क्या होता था ना कि बच्चों को तो कभी फिजियो की नीड नहीं पड़ती थी, बट आजकल देखा जा रहा है कि मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है फिजियो की। या जैसे कभी मुझे भी जाना पड़ा है, विजिट करना पड़ा, तो मैंने भी देखा है कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत आ रहे हैं। वो ऐसा क्यों, बच्चों में क्या बढ़ रहा है, ये क्या दिक्कतें आनी है बच्चों? बच्चों में देखिए, कल ही मेरी ओपीडी में एक न्यू पेशेंट आया है,
अभी ये कॉलेज ही चल रहा है उसका, हाँ। उसको क्या इशू आया है, नेक पेन का, और नॉर्मोसिस पास है, लेकिन बच्चा बहुत डरा हुआ है। उसकी मैंने जब डायग्नोसिस किया, उसका रीज़न देखा, उसकी बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेट, पूरा स्पाज्म हो रहा है उसकी नेक मसल्स पे। तो उससे जब मुझे फिजियो का एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप पेशेंट के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा टाइम के लिए आते हैं, हाँ। आपको हाफ एन आवर, आपको 1 आवर पेशेंट के साथ कम्युनिकेट भी करना है, ट्रीटमेंट भी करना है। तो ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकन तो मुझे पता लगा उसका स्टिलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। वो कॉलेज सुबह जा रहा है, शाम को जा रहा है, उसकी बोतल हाफ भी फिनिश नहीं होती, वो पानी नहीं पी रहा वो पेशेंट, हाँ। कभी कभी लंच स्किप कर रहा है वो, हाँ। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी था उसमें, डिहाइड्रेशन भी था उसका, और स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा। उससे मैंने पूछा आप कैसे देख रहे हैं मोबाइल, कभी बेड पर बैठ कर, कभी उल्टा लेट कर, हाँ। तो ये सब मुझे उसके रीजंस मुझे समझ में आए, डायग्नोसिस करने में मुझे इजी हुआ। उसका स्क्रीनिंग टाइम थोड़ा सा मैंने उससे कम करने को बोला। तो ये सब आजकल स्टूडेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं ड्यू टू गेम यूज़र ज़्यादा है। प्लस आपके आजकल क्या है, आप देखेंगे जो डिलीवरीज के बाद भी आप कुछ बच्चों में आप देखेंगे कुछ ऑटिस्टिक चाइल्ड आजकल डायग्नोसिस बहुत हो रही है, आप सेरेब्रल पाल्सी बहुत हो रहे हैं पेशेंट बच्चे। उसके रीजंस काफ़ी अलग अलग निकल के आते हैं। देखिए, एक तो इन्वेस्टिगेशन आजकल जो आपके ये सब अल्ट्रासोनिक ये सब जितने डायग्नोस्टिक आपके टूल्स हैं बहुत बेटर हो गए हैं पहले से। चीज़ें पहले भी होती थी, कम होती थी, डायग्नोस नहीं हो पाता था इजीली। अब तो डायग्नोस्टिक टूल बहुत अच्छे आ गए हैं जो इजीली पता लग जाता है कि सेरिब्रल पाल्सी इसमें का जो ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो कम हुआ है या फिर कुछ अब नॉर्मल है उसमें। बाय द अल्ट्रासोनिक जो भी अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें पता लगती हैं ये चीज़ें। तो ऑटिस्टिक चाइल्ड भी ज़्यादा हैं आजकल, सेरिब्रल पाल्सी के भी बच्चे बहुत आ रहे हैं। ऑटिस्टिक प्लस सेरिब्रल पाल्सी में देखिए डिफरेंसेस काफ़ी रहते हैं आपको। ऑटिस्टिक चाइल्ड जो होगा एक आपको बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड की तरफ दिखाई देगा आपको। उसमें क्या है, वो एक बिहेवियर चेंजेस कुछ होंगे, वो रिलेशनशिप बनाने में दूसरे लोगों से थोड़ा सा हेजिटेट करेगा। वो एक लिमिटेड बिहेवियर वो फॉलो करता है, वो एक लिमिटेड लोगों के साथ ही रहना चाहता है और बहुत पंचुअल, बहुत डिसिप्लिन वे में वो बच्चा रहना चाहता है। तो ऑटिस्टिक चाइल्ड का परमानेंट क्योर है, बहुत इजीली वो क्योर हो जाता है। आप उससे बिल्कुल फैमिलियर इन्वायरमेंट दीजिए, उसके साथ कम्युनिकेट करिए, आप बहुत लोगों के साथ उससे मिलवाइए, तो ऑटिस्टिक बिहेवियर धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो जाता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कुछ और आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, बस उससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट दीजिए तो बेटर हो जाता है। सेरिब्रल पाल्सी का आपका ब्रेन का एबनॉर्मल डेवलपमेंट ही हो गया है, तो इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है सेरिब्रल पाल्सी का। इसमें आपका क्या है, माइल्स्टोन डिले हो जाएंगे सेरिब्रल पाल्सी के, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेडिंग, कि किसी को ट्रेमर ज़्यादा होता है, किसी का स्पास्टिसिटी ज़्यादा होती है, किसी का माइलस्टोन डिले होने के अलावा किसी का बिल्कुल ही माइलस्टोन डेवलप हो ही नहीं पाते। सिटिंग से स्टैंडिंग में बच्चा आ ही नहीं पाता, स्टैंडिंग से वॉकिंग में नहीं आ पाता। ड्रूलिंग ऑफ सलाइबा ये सब उसका होता रहता है। प्लस स्पास्टिक इतना ज़्यादा होगा, ट्रेमर्स इतने ज़्यादा होंगे, तो ये आपकी जो रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए। ऑटिस्टिक, सेरिब्रल पाल्सी सब बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप फॉलो किए हुए हैं। इनके लिए रेड क्रॉस सोसाइटीज़ बनाई जाती है। रेड क्रॉस सोसाइटी में इन्हीं बच्चों को रखा जाता है, इन्हीं बच्चों के साथ वहाँ पे आपका फिजियो भी होंगे, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट भी रहेंगे आपके, प्लस आपके प्रोसेसिस और ऑर्थोसिस के लिए भी बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे। वहीं पे स्कूलिंग होता है बच्चों का, वहीं पे रिहेबिलिटेशन सेंटर फुल बना होता है। तो बहुत अच्छे से गवर्नमेंट में इसके लिए सेटअप लगाए गए हैं। जो लोगों को अवेयरनेस काफ़ी कम है, लोगों को पता नहीं है, जिनके सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, तो काफ़ी लगे रहते हैं वो लोग फिजियो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के कॉन्टेक्ट में आकर। लेकिन एक जो टीम वर्क चलता है, अगर एक एज अ टीम वर्क में एक सेरिब्रल पाल्सी का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इट्स बेटर रिजल्ट, वो रिजल्ट अच्छे लाता है, प्लस आपका बेटर लाइफ प्रोवाइड करता है सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे के लिए। आजकल अभी देखते हैं ना, तो क्या है कि जो हेडेक है या हम कहते हैं ना सर का दर्द बढ़ता जा रहा है। इससे पहले क्या होता था ना, रेयर केस में हम सुनते थे कभी कभार कि मुझे सर दर्द हो रहा है, बट अभी क्या है, हर रोज सर दर्द एक नॉर्मल हो गया है कि कोई भी किसी भी बात करें, कुछ काम के लिए कहें तो हो सकता है कि जनरली वो यही कहे कि मेरा ना हेडेक है, अभी मैं नहीं भर सकता। और रीज़न हम जहाँ तक समझ रहे हैं, मतलब हमें ही लगता है कि या तो मोबाइल है या फिर टीवी है या फिर स्ट्रेस है। तो ये हेडेक मतलब है क्या, क्यों होता है, और इससे रिलेटेड मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम उसको कम करें? हेडेक देखिए मेनली काफ़ी रीज़न की वजह से हो रहा है। मेनली हेडेक जो है आपको, बाहर निकले हैं आप, ठंड ज़्यादा है, विदाउट आप कैप लगाए निकले हैं, किसी को ठंड लग जाती है, उसकी वजह से भी हेडेक हो गया। वो टेम्परेचर लो है तो ये रीज़न देखने को मिलता है। मेनली जो आप हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, उसमें क्या है, नेक पेन भी है पेशेंट को, पहले से ही काफ़ी हिस्ट्री चली आ रही है। वो बोल रहा है मुझे पास्ट 5 ईयर पहले नेक पेन हुआ था, स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था,
आर्म में भी पेन आ गया, बाजू में भी पेन आ गया, लेकिन उसके बाद मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। बे अभी मुझे क्या सिम्टम आ रहा है, मुझे इधर पेन आ रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट्स पे भी पेन आ रहा है, पीछे ओसीपीट रीजन हैक के पीछे भी पेन आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट आते हैं। कुछ पेशेंट बोलते हैं हमें रैंडम पेन आता है, ऐसे जब हम सोकर उठ रहे हैं एकदम से पेन आ गया, हमें हम चल रहे हैं तो हमें ऐसा डिजीनेस हुआ और पता गया कि किन किन पॉइंट्स पे पेन आ रहा है, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। तो डिफरेंट टाइप के पेशेंट आ रहे हैं, तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पेशेंट के लिए टफ हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि हेडेक है कौन सा, ये क्यों हो रहा है मुझे, वो कंफ्यूज हो जाता है पेशेंट। देखिए, आपका एक वर्टिगो रहता है, एक आपका माइग्रेन रहता है। तो इसमें जो पेशेंट को जो वर्टिगो जो है, आपकी वर्टिबल आर्टरी कंप्रेस हो रही है, आपको नेक पेन है, पहले से आपको चला आ रहा है नेक पेन। जो हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं ना आजकल, उसमें क्या है, नेक पेन की हिस्ट्री उन्होंने बताई, हमें 4 से 5 साल पहले पेन हुआ। उसके बाद पेशेंट को क्या है, आज वो बता रहा है पेशेंट कि मुझे हेडेक हो रहा है, प्लस पीछे भी पेन आ रहा है, कुछ कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी पेन आ रहा है। तो उसमें क्या है, उसकी वर्टिबल आर्टरी कंप्रेस हो रही है। देखो, पहले से उसकी वर्टिब्रा के बीच का स्पेस कम हो गया है, कभी कभार उसका नर्व कंप्रेशन भी हुआ, स्ट्रेस फैक्टर्स का साथ मिला, हो सकता है सीट डिस्टर्ब हुई हो, कुछ उसका ड्यूरेशन की कमी आई हो। तो ये सब फैक्टर जो है, एक आपका कॉम्बिनेशन में जब ये फैक्टर लैकिंग करते हैं और कुछ उसका स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब रहा, तो उसकी वर्टिबल आर्टरी कंप्रेस हो रही है ड्यू टू पोस्चर, गलत पोस्चर की वजह से, तो उसी वजह से उसको वर्टिगो डायग्नोस हो जाता है। उसमें क्या है, फ्रंट में भी पेन आ गया, पीछे भी पेन आ गया, प्रेशर पॉइंट्स पे पेन आ गया। तो इसमें ट्रीटमेंट हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग रहता है। तो हमें देखना पड़ता है कि माइग्रेन का पेशेंट तो नहीं है, थोड़ा हिस्ट्री दे हम लोग। माइग्रेन में जो है आपके रैंडम कहीं पे भी कभी भी पेन आ जाता है, आपको ऐसा कोई पेशेंट लोकलाइज नहीं कर पाएगा कहाँ कहाँ मुझे पेन है। तो और रीजंस थोड़ा सा हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि पेशेंट क्या सच में स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है या उसका स्लीप ज़्यादा डिस्टर्ब है। मेनली जो आती कई पेशेंट में मिल रहा है, कोई भी पेशेंट आ रहा है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस का है, लो बैक एरिया का आ रहा है, सब में विटामिन डी का डेफिशिएंसी रहता है। विटामिन डी के हमें सप्लीमेंट उन्हें बोलने पड़ते हैं कि आप लीजिए ने, हाँ, प्लस उनका प्रोटीन इंटेक काफ़ी कम रहता है, ये सब भी उन्हें बताना पड़ता है। तो आजकल ये रिसर्च भी आ रही है, जिन्हें हेडेक है, साथ में आपका 2025 में ये रिसर्च आपकी पब्लिश हुई है, आई थिंक 4 दिसंबर को। उसने पब्लिश हुआ है कि हेडेक जो है आपका नेक पेन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। अगर आपको हेडेक भी साथ में या नेक पेन भी पहले या पास्ट हिस्ट्री में आपका रहा है, तो आपकी इंटेंसिटी को फास्टली वो आपको ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ेगा। तो नेक पेन का जैसे आपको स्टार्ट होता है, तो उसका ट्रीटमेंट आपको स्टार्टिंग से ही करवा लेना चाहिए, अदरवाइज ग्रेजुअली ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। मसल्स में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, फिर वो ज्वाइंट तक पहुंची, धीरे से वो नर्व में पहुंची, नर्व के बाद वो आपका पोस्चर की वजह से कहाँ पे कौन सी आर्टरी कंप्रेस हो रही है। तो ये सब आपको जल्दी से ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। फिजियोथेरेपी स्टार्टिंग में जो भी आपको नीड है, चाहे आपको न्यूरो सर्जन के पास जाना, ऑर्थो के पास जाना या फिजियो के पास, जो कंडीशन है आपकी, तो आप जल्दी से चले जाइए, प्रॉब्लम को अपनी बढ़ने नहीं देना चाहिए। आप अपने नेक पेन और प्लस आपके जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस जो फ्रीक्वेंट इतना हो रहे हैं आजकल, कुछ कुछ जो चेंजेस आपके अपने लाइफस्टाइल में आपको लेने चाहिए। मेनली जो मैंने पेशेंट पीएफटी लेकर देखा, उसमें देखा बहुत पेशेंट थिक पिलोज यूज़ कर दिया या फिर 2 to 3 पिलोज यूज़ कर रहा है सोने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपकी बैड हैबिट है, जिसमें क्या है, आपको आपके नेक और प्लस आपके नीचे से स्कैपुलर रीजन का जो गैप है, बीच का नेक का एरिया है, आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया उसको। तो उससे क्या है, आपका वर्टिब्रस के स्पेस इजीली जल्दी से कम हो जाएगा, आपको नेक पेन जल्दी होगा। और जो मोस्टली पेशेंट जो बिल्कुल प्रोन लाइन उल्टा सोते हैं, उनको भी नेक पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनको आर्म पेन भी ज़्यादा होता है। वो उसमें कंफर्ट जोन में पेशेंट फंस जाता है कि हमें मज़ा आ रहा है उसमें सोने में, अदरवाइज वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटेड पोजीशन रहती है प्रोन लाइन उल्टा लेट कर सोना। आप राइट साइड में सो सकते हैं, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल है, लेफ्ट साइड में, लेकिन पिलो यूज़ नहीं करना, पतला पिलो आप यूज़ करिए। अपना जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप बुक्स रीडिंग कर रहे हैं, उसमें अपना लेवल जो है 90 डिग्री का रखिए आप। अगर आपको 90 डिग्री का नहीं रखकर आप नेक को थोड़ा सा भी बेंड कर रहे हैं, वो 10 डिग्री का आपका लोडिंग बढ़ा देता है। आप और नेक को नीचे और देखेंगे, आपका 30 डिग्री हो जाएगा लोडिंग। आप और नीचे की तरफ नेक को करेंगे, आपका 50% हो जाएगा। तो ये आपका लोडिंग वेट आपका नेक पर बढ़ता रहता है। अब छोटी सी नेक पर इतना वेट आप उसको दे देंगे, वो बेचारा क्या करेगा, मसल्स पे इफेक्ट डालता है, वर्टिब्रस पे इफेक्ट डालता है, ग्रेजुअली वो नर्व कंप्रेशन करेगा। तो थोड़ा सा पोर्शन में चेंजेस करके, आप अपना हाइड्रेशन ठीक करके, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेकर, प्लस थोड़ा सा आप अपने नेक स्ट्रेचेस करके, अभी 15 मिनट से अभी हाफ एन आवर में, तो आप इतना नेक पेन को, इसका फ्रीक्वेंसी प्लस इसका पेन की इंटेंसिटी आप कम कर सकते हैं, इस बेटर। अगर देखा जाए मतलब जनरली क्या एडवाइजेबल है, चाहे वो पेशेंट हो, है ना, उसको नीड है फिजियोथेरेपी की, तो भी आप क्या रेकमेंड करते हो जनरली, मतलब नॉर्मली हर पेशेंट को?
और या फिर मान लो पेशेंट नहीं है, ठीक है, वो घर पे भी है, नॉर्मल ठीक है, अभी हेल्दी है, बट स्टिल उसको अपना एक हेल्थ लेवल है या जो अपनी मसल्स है उसको हेल्दी रखना है लॉन्ग लास्टिंग, तो क्या एक्सरसाइजेज आप सजेस्ट करते हो? ये भी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन किस टाइप का पेशेंट हमारे पास आ रहा है। लेकिन आज तक जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसमें मैंने देखा जिनका सेडेंटरी है, ऐसा नहीं है सभी का, मेजोरिटी का सेडेंटरी रहता है, कुछ कुछ एक्टिव भी आ गए हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं। तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में देखिए क्या है, आपका ना मोबिलिटी एक्सरसाइजेज है, आपकी एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट्स, ये सब हम बताते हैं पेशेंट को, लेकिन साथ में हम उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर बताते हैं उन्हें। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज का देखिए ये बेनिफिट रहता है, अगर आपका रेस्पिरेटरी मसल सही से काम कर रही है, आपका इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का होल्डिंग टाइम बेटर है आपका, और आप अच्छे से ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज आप उसको होल्ड कर पा रहे हैं ब्रीथ को, तो आपके मसल की स्ट्रेंथनिंग इजीली हो जाती है और जल्दी हो जाती है। अभी आप देखेंगे कि रिसर्च आई आपका 2025 में 14 दिसंबर या 20 दिसंबर के नियर अबाउट इसमें आई है आपकी रिसर्च। IMST आपका इंस्पिरेटर मसल स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स रहती हैं, जिसमें आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को अगर आप अपने ट्रीटमेंट के साथ एडअप करेंगे तो आपकी जो मसल की स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से हो जाती है। अगर पेशेंट को आप होल्डिंग टाइम ही बताएंगे उसमें कि आपको इतना इंस्पायर करके आपको एक्सपायर करते हुए इतना आपको होल्ड करना है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेटरी मसल पे फोकस करके पेशेंट को आप ट्रीटमेंट बताएंगे, तो उसमें रिजल्ट्स बेटर आते हैं, जल्दी आते हैं, प्लस पेशेंट का सर्कुलेशन भी इसमें बेटर हो जाता है। तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज अपने ट्रीटमेंट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। जो पेशेंट को लोड देने का हमारा टाइम आता है कि हमें पेशेंट को रेजिस्टेंस देना है, हमें थारा बैंड देने हैं, हमें वेट कप देना है पेशेंट को, तो ये हम जल्दी दे पाते हैं पेशेंट को। अदरवाइज हम उसको फर्स्ट डे प्रोवाइड कर देंगे, पेशेंट उसी में ही डर कर सेकेंड डे हमारे पास आता ही नहीं है। तो हमें ये चीज़ें ग्रेजुअली करनी पड़ती हैं। आफ्टर सर्जरी, चाहे हमारी शोल्डर की सर्जरी हो, नी की हो, है ना, या एंकल्स की हो, तो उसके बाद ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए या फिर फिजियोथेरेपी, मतलब फिजियोथेरेपी, फिजियो का क्या रोल है फिर उसके बाद उसमें? सर्जरी हो गई, ऑर्थोपेडिक ने अपना काम कर दिया सर्जरी करके, हाँ, उसके बाद सर्जरी के बाद इमोबिलाइज रखा पेशेंट को। हाँ, आजकल इमोबिलाइजेशन का फेज भी काफ़ी कम हो गया है, पहले तो काफ़ी रेस्ट पे रखा जाता था पेशेंट को, आजकल की टेक्निक्स इतनी डेवलप हो गई हैं, हार्डली 1 और 2 डे का ही रहता है। बेड रेस्ट है आपका, नी रिप्लेसमेंट है, चाहे की आर्थोस्कोपी है, नी सर्जरीज हैं। तो इसमें क्या ना, आपका सर्जरी हो गई है पेशेंट की, उसके बाद पेशेंट को पेन है, प्लस वो मूव करना है, उसे डर लग रहा है कि सर्जरी भी हुई है, तो फिजियो का रोल आफ्टर सर्जरी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इट्स मस्ट ज़रूरी है बहुत फिजियो के पास जाना। जो नहीं जाते उन्हें इसके साइड इफ़ेक्ट्स लेकिन पता होंगे, जो नहीं गए होंगे। जाना क्यों ज़रूरी है, देखिए आपकी सर्जरी हुई है, आपको पेन भी है, प्लस आपको टांग को हिलाना भी नहीं है, ऑर्थोपेडिक ने बोला है, या फिर आप डरे हुए हैं, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, क्या आपको कौन सी सर्जरी हुई है और कौन से ऑर्थोपेडिक ने आपको क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बोला है। तो पेशेंट को पेन के साथ कौन कौन सी मूवमेंट्स करवानी है, और स्टार्टिंग में फर्स्ट 5 डेज में, फर्स्ट 10 डेज में कितनी रेंज हमें करवाने हैं किन मूवमेंट्स की, एक फिजियो ही डिसाइड करता है ये। तो आपको बहुत मूवमेंट्स है, एबडक्शन है, आपका एडक्शन है, फ्लेक्शन है, नी फ्लेक्शन है, आपका एक्सटेंशन है, ये सब मूवमेंट तो आपका फिजियो ही करवाएगा। तो इसमें क्या है, अगर आप नी सर्जरी के बाद अगर आप फिजियो के पास नहीं जाते, लाइक, हाँ, तो पेशेंट जो है हल्की सी मूवमेंट कर रहा है पेन के साथ, जितना उसे लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, वो डरा हुआ भी है, को सर्जरी हुई है, एक साइकोलॉजिकल रहता है, तो उसके बाद अगर वो स्लाइटली सा नी बेंडिंग कर रहा है, उसने फर्स्ट 15 डेज, फर्स्ट 20 डेज अगर उसने नी फ्लेक्शन नहीं किया, मेनली नी फ्लेक्शन की रेंज ऑब्स्ट्रक्ट दिक्कत कर दी है, उसने नहीं किया फिजियो के गाइडेंस के अंडर, या फिजियो के पास गया ही नहीं, वो अपने आप की एक्सरसाइज कर रहा है, तो फर्स्ट 20 डेज अगर उसने फिजियो नहीं करवाया, तो उसका नी की मसल्स इतनी स्टिफ हो जाती हैं, इतना ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है उसकी रेंज ऑफ मोशन, वो पूरा कॉन्ट्रेक्चर में डेवलप हो जाता है, आपके स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाते हैं आपके सराउंडिंग नी जॉइंट की मसल्स के अराउंड, और इतना स्कार हो जाता है, बहुत बारी तो परमानेंट चला जाता है, कॉन्ट्रेक्चर बन जाते हैं, वो नी बेंडिंग आपका, मुझे लगता है जो पेशेंट नहीं करवाते 0 to 20 डिग्री आपका नी बेंडिंग हुआ उसके बाद होता ही नहीं है, वो ऐसा परमानेंट कॉन्ट्रेक्चर बन जाएगा। उसके बाद आप 20-25 डेज के बाद आप फिजियो के पास जा रहे हैं कि मेरा नी बेंडिंग नहीं हो रहा, मुश्किल से रिजल्ट जो है बहुत डिले, बहुत बारी रिजल्ट भी नहीं आते, तो इट्स बेटर जैसे सर्जरी हुई है तो फर्स्ट गो टू द फिजियोथेरेपिस्ट। आपके ऑर्थोपेडिक का काम खत्म हो गया, वो बस आपको कंसल्टेशन के लिए बुलाएंगे, लाइक आपको सप्लीमेंट कौन से प्रोवाइड करने हैं, आपको एक्सरसाइज पे फोकस कितना करना है, कब करना है, बाकी आपका फिजियो का ही रोल रह जाता है। एल्बो सर्जरी के बाद आप नहीं करवाते अगर आप फिजियो, देखिए
उसमें भी अगर आप लेट गए हैं फिजियो के पास या गए नहीं हैं तो उसमें भी आपकी एल्बो फ्लेक्शन की रेंज इतनी लिमिटेड हो जाती है, कॉन्ट्रेक्चर बन जाते हैं, स्कार टिश्यू बन जाता है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक प्लस दूसरे सर्जन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो यही आपको बोलेगी कि आपको सेकंड सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो इट्स बेटर टाइमली आप फिजियो के पास जाइए और अपनी जो आपको एक्सरसाइजेज आपको बताई गई हैं, आपका रेंज ऑफ मोशन फुल उसमें अचीव करिए बाय स्विमिंग, बाय एक्सरसाइजेज, बाय एक्टिव मूवमेंट, जो भी आपको ज़रूरत है। मतलब सर्जरी हुई है तो आप इसके बाद फिजियो मस्ट है, चाहे आपकी किसी भी तरह की सर्जरी हुई हो तो अपने आप से डिसाइड करके नहीं बैठना, नहीं तो आपको दूसरी सर्जरी के लिए भी था। एक की वो मैं एडअप करना चाहूँगी। एक सिंपल सी चीज़ होती है कि आप पहले के लोग बोलते थे मुँह ताबी में, हाँ, एंकल स्पेन जिसे बोला जाता है। एंकल स्पेन आया तो पेशेंट ने क्या किया, इमोबिलाइज रखा, उसे क्रैप बैंडेज बांधा या फिर वो ऑर्थोपेडिक के पास गया, उसने एंकल ब्रेस के साथ उसको या प्लास्टर किया, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेडिंग क्या उस एंकल स्पेन का है ग्रेड। तो जैसे उसका प्लास्टर का उसका इमोबिलाइज का फेस चला गया, वो पेशेंट ने प्लास्टर निकलवाया या फिर क्रैप बैंडेज इमोबिलाइज जो भी उसका पीरियड था उसने सब उसका 15 डेज का चला गया। उसके बाद पेशेंट सोचता है कि क्रैप बैंडेज निकल गया, मेरा प्लास्टर निकल गया, अब ओके हो गया हूँ मैं। उसके बाद एक सिंपल सा एंकल स्प्रिन छोटी सी चीज़ है, उसके बाद भी फिजियो के पास जाने की नीड बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत से पेशेंट सोचते हैं वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ऐसा नहीं है। अगर आप एंकल स्पेन की मोबिलाइजेशन फेज के बाद फिजियो के पास नहीं जाते, आपके एंकल स्पेन में देखिए लिगामेंट भी टीयर हो गया, साथ में आपकी मसल का भी उसमें वीकनेस आपको हो गया है इमोबिलाइजेशन फेज में, क्योंकि वो मसल्स को रिहेबिलिटेट करना भी ज़रूरी है। साथ में टेंटन्स का भी टीयरिंग हुआ है। तो इमोबिलाइजेशन फेज के बाद हमें उसके एंकल के सराउंडिंग में जितनी मसल्स है, जितने लिगामेंट्स हैं और जितनी मूवमेंट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग हमें करवानी पड़ती है, करवानी चाहिए। अगर आप ये सब नहीं करवाएंगे, उससे क्या रहता है, थोड़ा सा भी कुछ टाइम के बाद आपका ट्विस्ट हो गया तो एंकल स्प्रिन आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, री इंजरी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। हो सकता है आपको पेन भी परमानेंट रह जाए, वो पेन भी आपका नहीं जाए। तो मस्ट ज़रूरी है आपको आफ्टर एक नॉर्मल सा एंकल स्प्रेन भी है, उसके बाद भी आपको फिजियो की नीड है, फिजियो ज़रूरत है, ज़रूर करवाना चाहिए आपको। तो हमारे जैसे पैरों में भी दर्द होते हैं, तो मतलब इससे रिलेटेड फुटवेयर्स का कितना इम्पैक्ट है, कितना रोल है हमारी लाइफ में? फिर देखिए ऐसा नहीं है हमारे एंकल का ही अलाइनमेंट कि हमारे एंकल को ही सपोर्ट करता है, ये हमारे पूरी बॉडी के अलाइनमेंट को डिसाइड करता है। हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फुटवेयर से ही आपका राइट लेफ्ट शिफ्ट होता है। एक नॉर्मल जो आजकल ट्रेंड है, लेडीज गर्ल्स हाई हील्स वियर कर रही हैं। हाई हील्स हमने वियर किया हुआ है, देखिए आपका एंकल फुली जो है प्लांटर फ्लेक्शन में चला गया। प्लांटर फ्लेक्शन में जाने के बाद उसने क्या किया, आपका पेल्विस है उसको एंटीरियर टिल्ट कर लिया। एंटीरियर टिल्ट करने के बाद स्पाइन आपका पीछे चला गया, नेक आगे चला गया, उससे पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज कर दिया है, पूरा अलाइनमेंट चेंज कर दिया। तो उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए हाई हील्स वियर करने के बाद ऑफ कोर्स आपको एंकल में तो पेन आएगा। एंकल में अगर मसल्स का इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, वीकनेस टाइटनेस कहीं क्रिएट हो गया है, तो आपका ग्रेजुअली पास आउट होगा नी जॉइंट प्लस हिप जॉइंट, जो भी आपका वीक जॉइंट होगा वो भी पकड़ में आ जाएगा। तो फुटवेयर काफ़ी मैटर करते हैं। एक लास्ट मैंने एक पेशेंट हमारे पास आए थे, तो उनका एक ओस्ट्रिच जोब थी, तो उनका एंकल पेन काफ़ी बड़ा सिम्टम्स अलग अलग आए। उनका ग्रेड साइज जैसे कभी मसल टाइटनेस हुआ, कभी काफ़ी हील पे हुआ, कभी एंटीरियरली जो आपका मीडियल आर्च की तरफ पेन आया। तो उसके सिम्टम्स ग्रेजुअली बढ़ रहे थे धीरे धीरे। अल्टीमेट उनका क्या हुआ, इतना ग्रेड ही पड़ा एंकल हील्स पेन का कि उन्हें सर्जरी के लिए ऑर्थोपेडिक ने बोल दिया। ऑर्थोपेडिक ने जब सर्जरी के लिए बोला तो उसके बाद वो फिजियो के पास फिर आए हो, जब बिल्कुल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। उनको हमने यही गाइड किया कि अगर आपको थोड़ा सर्जरी से बचना है तो हम आपका रिहेबिलिटेशन प्लान जो है डिसाइड करते हैं। ग्रेजुअली आपकी मसल्स पर काम करेंगे, आपके पेन पे काम करेंगे, प्लस आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए हील्स वियर करना छोड़ना पड़ेगा। तो आंटी में वो इतना परेशान हो चुके थे अपने एंकल पेन से, अपने हीप पेन से, उनको अपनी एयर होस्टेस की जॉब से रिज़ाइन करना पड़ा। उन्होंने रिज़ाइन बहुत हैप्पीली किया बिकॉज वो एंकल पेन से इतने ज़्यादा परेशान हुए थे। तो हाई हील की वजह से उनका सर्जरी तक की नौबत आ गई। तो फुटवेयर काफ़ी मैटर करते हैं आपके। फुटवेयर जो है आपका एक तो ब्रेथेबल होना चाहिए, आपका जो टोज़ हैं ओपनली थोड़ा सा एयर से मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो बिल्कुल ही पैक्ड आपने कर रखा है। प्लस आपका जो फुटवेयर है लाइट वेटेड होने चाहिए कि आप उसे हाथ में ले रहे हैं बिल्कुल वेटलेस आपको फील हो। प्लस फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्लस उसमें आपका फुट जो है कंफर्टेबल हो। आजकल तो जो फुटवेयर की जो कंपनीज है काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स, उन्होंने काफ़ी अच्छे से उन्होंने आर्चिस को बिल्कुल उसमें कमांड में रखकर उन्होंने आर्चिस वाले फुटवेयर बना दिए। फ्लैट फुट के लिए अलग से फुटवेयर आजकल आ गए हैं, जिनका मीडियल आर्ट ज़्यादा है उसके लिए अलग से फुटवेयर आ गए हैं। तो आपकी बहुत कंपनीज़ हैं अच्छे अच्छे फुटवेयर बना रही हैं। तो फुटवेयर काफ़ी मैटर करते हैं आपका एंकल के लिए, आपकी नी जॉइंट के लिए।
तो ऐसा नहीं है कुछ भी आप डाल लेंगे, जो कंफर्टेबल है, जो ब्रांड आपको कंफर्टेबल है वो डालिए आप अपना। और ऐसा नहीं आप हाई हील्स कंटिन्यू भी कर रहे हैं तो उसमें आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आने वाली है, दैट्स श्योर। तो जनरली आपको मतलब चैलेंजेस क्या आते हैं, जनरल चैलेंजेस जो पेशेंट्स के, या ऐसे क्वेश्चंस, मतलब पेशेंट आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे आप इरिटेट हो जाते हैं, आपके लिए उनको हैंडल करना मतलब चैलेंज होता है? हाँ, पेशेंट हमारे जब आते हैं तो अ, ये जनरली पेशेंट का स्टेटमेंट रहता है आफ्टर 3 डेज़ या आफ्टर 4 डे कि ज़्यादा बैक हमें ठीक नहीं हुआ। तो हम उनसे पूछते हैं, जब आप आ रहे थे तो आपका लिम्पिंग था, लबड़ाकर आप चल रहे थे, आपको घुटने में दर्द था, आज आपका घुटना जो है आप लबड़ाकर नहीं चल रहे। सेकेंडली जब आप आ रहे थे तो पूरा आपको एक भी आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, अपना लेग का मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे थे, आज आप मुझे लगता है सब कर पा रहे हैं। और जो आपके नॉर्मल जो आपके काम है घर के तो आप वो भी नहीं कर पा रहे थे, जब आप फर्स्ट डे हमारे पास आए थे तो आज वो भी कर पा रहे हैं। तो ये सब पॉइंट टू पॉइंट हमें पेशेंट को बताना पड़ता है, तो पेशेंट को ट्रस्ट आता है, हाँ रियली 3 डेज़ के फिजियो के सेशन के बाद मेरा 50% इम्प्रूवमेंट हुआ है। तब उसे थोड़ा एग्री करना पड़ता है कि हाँ आप आगे का भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाइए, तभी थोड़ा बेटरमेंट इससे बेटर होगा आपका। और हमें क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है डेली, जब पेशेंट हमें पेमेंट करता है तो काफ़ी उसका चेहरा देखने लायक होता है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं इतना पेमेंट क्यों कर रहा हूँ। थोड़ा पेशेंट को जब वो ऑर्थोपेडिक के पास गया है या किसी दूसरे डॉक्टर के पास गया है, सिंपल उसने प्रिस्क्रिप्शन करवाया है, तो चाहे वो 500 है, चाहे आपका विजिट चार्जेस 700 है, डिपेंडिंग ऑन द क्या आपका स्पेशलाइजेशन है। तो उसके बाद आपको डॉक्टर ने पूछा, आपका हिस्ट्री लिया, हार्डली 5 to 10 मिनट्स या कुछ तो बस 15 मिनट्स भी देते हैं। ऐसा नहीं है, सबका फिक्स नहीं है, मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहूँगी, सबका डिपेंडिंग ट्रीटमेंट करने का मेथड अलग है। तो आपका उन्होंने हिस्ट्री पे कर लिया, आपको मेडिसिन्स दे दिया, आपको उसके बाद आपको जो इन्वेस्टिगेशन की नीड है वो भी आपको दे दिया कि आप ये करवा कर लाइए। तो आपका इंट्रैक्शन हार्डली 15 to 10 मिनट्स का हुआ। फिजियो आपके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, वो अगर आपके पास एक घंटा भी आप उससे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वो आपका पेन कम कर रहा है, प्लस इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है, जो आपका मूवमेंट, लेग का मूवमेंट, लाइक आर्म का मूवमेंट जो नहीं हो रहा, वो भी आपका ग्रेजुअली फुल रेंज ऑफ मोशन में लेकर आ रहा है, जो आप घर के काम नहीं कर पा रहे, आपका स्ट्रेंथ नहीं करवा कर आपको पूरा काम करने के लिए आपकी बॉडी को वो रेडी कर रहा है। तो ये सब आपकी ब्रीथिंग के ऊपर आपका काम कर रहा है, आपके प्लस जितने भी आपके पोस्चर रिलेटेड जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स है उसको भी इम्प्रूव कर रहा है। आपको इन फ्यूचर आपका थोड़ा सा भी पेन आता है, आप उसको घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये भी आपको होम ट्रीटमेंट भी फिजियोथेरेपिस्ट बता रहा है कि आप घर पे आपको आइसिंग भी करना है, आपको हॉट पैक भी लेना है, इतना मूवमेंट करिए, एक्सरसाइजेज करिए, पर्टिकुलर एक एक एक्सरसाइजेज आपको करवा रहा है। तो दैट इज़ द, ये आपके इतने इतने स्टेप्स, इतना ट्रीटमेंट में ये सब चीज़ें हैं, तो जितना वो पे आपसे करवा रहा है उससे डबल उससे पेमेंट्स को लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेते। तो आप उनको पैसे देते हुए घबराइए मत। तो आपका जितना आप उसको मनी पे कर रहे हैं वो आपका बहुत अच्छे से आप उसको यूटिलाइज आपका कर रहा है फिजियोथेरेपिस्ट, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेके इनको पेमेंट मत किया करो। ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट को आप चार्ज करते हुए ज़्यादा कैलकुलेटिव मत होइए। बस थोड़ा सा आपको अभी आप 2 to 3 डेज़ के आप थोड़ा मनी सेव करके आप आगे की प्रॉब्लम को अपनी जो मस्कुलोस्केलेटल आपकी प्रॉब्लम्स है उनको बढ़ा रहे हैं, तो इस बेटर आप टाइमली फिजियो करवाइए, जितने सेशंस का आपको बोला जाता है आप उतने सेशंस करवाइए। जितना ट्रीटमेंट जेन्युइन बनता है आप ना करवाइए, नहीं तो वो ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाएगा अगर आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई और वो इस स्टेज में चलेगी कि जिसका ट्रीटमेंट ही फिर आउट ऑफ द बॉक्स चला जाएगा और क्या पता हो फिर वो ट्रीटेबल भी ना रहे। लास्ट क्वेश्चन मेरा, जो भी बीपीटी कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए क्या स्कोप्स हैं, या मैंने 12th करी है और मुझे एज ए फिर फिजियोथेरेपिस्ट अगर मुझे करियर स्टार्ट करना है, चुनना है, तो मुझे क्या स्कोप्स हैं, कैसे क्या सैलरीज होती हैं, और अगर मुझे खुद का क्लिनिक भी रन करना है तो उसके लिए आपका क्या सजेशन? देखिए फिजियोथेरेपी बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें कोई ऐसा लिमिटेड एक्सपोजर स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा स्कोप है। आप अगर सिंपल बीपीटी आप बैचलर ऑफ जस्ट पास आउट हुए हैं, अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल नॉर्मल सेटअप ही लगाना है, तो ज़्यादा आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका बजट 2 to 3 लाख में भी आपका नॉर्मल मोडेलिटीज़ आपकी उसमें आ जाती है, तो आपको अगर नॉर्मल सेटअप करना है। और जैसे जैसे आप ग्रेजुअली आप इस पर और ज़्यादा काम करना चाहते हैं, आप अपना बजट थोड़ा इंक्रीज़ करके थोड़ा सा हाई लेवल का आप करिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा मोडेलिटीज़ आप एडअप कर सकते हैं। उसमें आप 4 to 5 लाख का चले जाइए इन फ्यूचर। नॉर्मल पास आउट के लिए ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप आफ्टर बैचलर
आप इसमें टीचिंग लाइन में भी एज ए लेक्चरशिप पैरामेडिकल कॉलेजेस में भी आप टीच कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा लेक्चरशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, तो आप मास्टर्स करिए इसमें। अगर आपका रिसर्च वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हैं। प्लस आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस में ही अगर आपको रहना है तो ग्रेजुअली आप अपने सेटअप को इम्प्रूव करिए और अपने हाथ पे ट्रस्ट रखिए। एक फिजियो की जो मेनली पावर रहती है ना, आपके अपने हाथों में रहती है। जिसका हैंडलिंग जितना अच्छा वो उतना अर्न करेगा। और फिजियो की अर्निंग की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना काम करेंगे, आपका हाथ जितना परफेक्ट होगा, जितना हैंडलिंग आपका अच्छा होगा, जितना डायग्नोसिस अच्छा होगा, जितना असेसमेंट अच्छा होगा, उतनी आप अपनी अर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी देखिए पर्टिकुलर आपको सैलरी देखिए कोई फिक्स नहीं रहती। आप फिजियो कितने अच्छे हैं, ये आपका फिजियो आपका हाथ कितना अच्छा है, ये आपकी सैलरी डिसाइड करता है। और सैलरी कोई और आपकी डिसाइड नहीं करता, ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये फील्ड आपकी ऐसी है, ये आप पेशेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हम साथ में आपको अपनी बॉडी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अच्छे फिजियो नहीं कहलाएंगे। तो इसमें आपका कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है कि क्या आपकी फिक्स सैलरी है। आप जितना अच्छा काम करेंगे आपकी उतनी सैलरी, आपका उतनी इनकम आपकी इंक्रीज होती जाएगी। आपका डिपेंडिंग आपका ट्रीटमेंट किस टाइप का रहता है, होम विजिट्स भी आपकी उस टाइप से आपकी डिसाइड होंगी। अगर आपका हाथ ही अच्छा नहीं है तो आप ज़्यादा पे नहीं करवा सकते पेशेंट से। तो फिक्स सैलरी जो आपके हॉस्पिटल्स में भी दी जाती है नॉर्मल, या फिर पेशेंट्स को जस्ट पास आउट होकर दी जाती है, तो इट्स नॉट मोर, ये आपका 40,000 to 50,000 में ही जाता है। लेकिन हाँ, आपकी सैलरी, आपकी इनकम, आपका हाथ, आपकी प्रैक्टिस, आपका एक्सपीरियंस डिसाइड करता है आप कैसा काम कर रहे हैं। और आप इतने अच्छे फिजियो कहलाएं, इतना अच्छा आप काम करें कि आपको अल्ट्रासोनिक, टेनिस, आईएफटी इन सब की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये बस पेन रिलीविंग मोडालिटीज़ है। आप अपनी एक्सरसाइज थेरेपी पे इतना ट्रस्ट करिए, आप इतने अपने मैनुअल थेरेपी पे आप इतना अच्छा काम करिए अपना, कि पेशेंट जो है आपके एक टेक्निक अप्लाई करने पर ही ठीक हो जाए। तो आप जितना अच्छा काम करेंगे आपकी अर्निंग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। प्लस आपका एक फिजियोथेरेपी फील्ड ऐसी है, ये इतनी वास्ट है। आज आपने कुछ टेक्निक सीखी है, कल तीसरे दिन चौथे दिन आपकी और टेक्निक्स रेडी हैं, आपको सीखनी चाहिए जो आपको चाहिए कि मुझे इन पेशेंट्स पे और काम करने की ज़रूरत है, मैं बेटर रिजल्ट इसमें दे सकता हूँ। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना सीखना चाहें इसमें आप सीख सकते हैं। कोई लिमिटेड इसमें आपका ना रिसर्च है ना इसमें कोई ट्रीटमेंट है। स्पोर्ट्स में क्या ऑप्शन है, मतलब स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो, क्योंकि अभी मतलब स्पोर्ट्स के जो गेम होते हैं अलग से। देखिए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट तो आपने क्रिकेट टीम के साथ भी देखा होगा, जब आप क्रिकेट देखते होंगे, हाँ काफ़ी पॉपुलर आपकी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप इनके पॉडकास्ट भी काफ़ी आए हुए हैं अभी, जो आपके वॉलीबॉल टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है कितना अर्न करता है, ये मुझे लगता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। गई मिले ना। और मतलब 1 मैच के लिए ही उसे, मुझे लगता है उसे बिल्कुल स्टार्टिंग जो फिजियो फार्म करते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं, उनको 4 to 5 लाख को पे किया जाता है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट तो आप मास्टर भी आप स्पोर्ट्स में अगर करते हैं, अगर आपको ज़्यादा घूमने का क्रेज़ है तो आप अलग अलग कंट्रीज़ में चाहिए अपनी टीम्स के साथ, चाहे आप वॉलीबॉल के साथ जा रहे हैं, चाहे रेसलर टीम के साथ जा रहे हैं, चाहे वेट लिफ्टर टीम के साथ जा रहे हैं, तो इसमें आपका एक्सपोजर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आपका घूमना भी हो जाता है अगर आप ज़्यादा क्रेजी हैं घूमने के लिए, स्पोर्ट्स में करिए। अदरवाइज अगर आप एक हॉस्पिटल में ही काम करना चाहते हैं तो आप मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक में करिए, आप ऑर्थोपेडिक के साथ काम करिए, आप न्यूरोसर्जन के साथ काम करिए। अगर आप साउथ में काम करना चाहते हैं तो पीडियाट्रिक्स में काम करिए। अगर आपका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे, आपको जो न्यूबॉर्न बेबीज़ आपको काफ़ी क्रेजी, काफ़ी आपको लगता है कि हाँ मैं इनको ट्रीट कर सकती हूँ, तो आप सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिस्टिक, ये तो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट जो सेंटर्स रहते हैं आप उस पर काम करिए। डिपेंडिंग आप देखिए आप किस में अच्छा काम कर सकते हैं, आपको किस में इंटरेस्ट ज़्यादा है, आप उस फील्ड में जाइए। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है आपकी कि आपको इधर ही काम करना है। आपके पास बहुत सारे रूट्स हैं आपके पास जाने के लिए इस फील्ड में, तो ये लिमिटेड नहीं है। आप खुल के काम करिए, अपने हाथ पे काम करिए, खुद टेक्निक्स पे काम करिए, तो काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इसमें। तो मतलब यही है कि फिजियोथेरेपी जस्ट एक सिंपल प्रोफेशन नहीं है, मतलब इसमें वास्ट ऑप्शंस हैं और आप कितने भी लेवल पे जा सकते हैं। और दूसरा, अगर जैसे जो MBBS हैं, है ना, तो अगर आप MBBS क्रैक नहीं कर पाए हैं और आपको मेडिकल फील्ड में ही अगर काम करना है, तो ये भी एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन या दैट्स हम इसको कह सकते हैं। चलिए आज के इस पॉडकास्ट को अभी एंड करते हैं कहीं। तो कोशिश करी हमने जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करने की, और एक गाइडेंस के वे में हमने इसको बनाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई फीडबैक है या आपकी कोई क्वेरीज हैं और आपको मैम से कनेक्ट होना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका यूट्यूब चैनल का लिंक, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं डाल दूँगा, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए आपका
धन्यवाद। थैंक्स इट